महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। गोकुलदास गर्ल्स महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और महाविद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक शैलेंद्र कुमार सिंह, मुरादाबाद की प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा और एसडीएम चारुल यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इसके साथ ही छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और महाविद्यालय के कुल गीत की सुमधुर प्रस्तुति की गई और मुख्य अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बुके और प्रतीक चिन्ह देकर प्रमुख अतिथियों को सम्मानित किया। इसके बाद छात्राओं ने समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर एस.सी. चौधरी, डॉक्टर अलाउद्दीन खान, श्री ललित पोरवाल, डॉक्टर महेश दिवाकर, डॉक्टर जॉली गर्ग आदि के साथ ही नगर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। की कलात्मक प्रस्तुति में राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम आध्यात्म की पराकाष्ठा को दर्शाता है। राधा कृष्ण और मीरा के प्रेम का संबंध मानव समाज को प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। इस कार्यक्रम को संयोजित किया
समारोह के क्रम में जिलाधिकारी तथा महाविद्यालय की प्राचार्य द्वारा मुख्य हॉल में साहित्यिक समिति के तत्वावधान में तैयार की गई दीवार पत्रिका के अंक 3 का विमोचन और गृह विज्ञान विभाग के निर्देशन में छात्राओं द्वारा वेस्ट मटेरियल की रिसाइकलिंग से निर्मित विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतियों और वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव में छात्राओं द्वारा तैयार किए गए रंगारंग कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्रों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई है जिसमें हस्तलिखित पत्रिका, जिसे दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन का नाम दिया है शब्दांकुर, उसका भी आज इनॉग्रल हुआ और साथ ही वेस्ट मटेरियल से बनाई गई उपयोगी चीज़ों की प्रदर्शनी गृह विज्ञान विभाग के द्वारा लगाई गई। समस्त विभागों ने अपनी एक एक प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी है और यहाँ पर महाविद्यालय में जिन बच्चों को सर्वोच्च अंक अलग अलग विषयों में मिले हैं उन बच्चों को भी आज फेलिसिटेट किया जाएगा। और हमारे मुख्य अतिथि डीएम साहब और माननीय मेयर साहब मुरादाबाद हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे हौसला अफजाई के लिए उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी अपने शिक्षक साथियों के साथ साथ अपने कॉलेज के कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग के बिना और छात्राओं के सहयोग के बिना साथ ही मीडिया के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो। कार्यक्रम के संयोजक में सांस्कृतिक समिति की संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, सह संयोजिका डॉक्टर सुदेश का विशेष सहयोग रहा। इस समग्र आयोजन में महाविद्यालय परिवार के अंतर्गत डॉक्टर पुनीता शर्मा, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर अपर्णा जोशी, डॉक्टर किरण त्रिपाठी, डॉक्टर अनुराधा सिंह, डॉक्टर सीमा गुप्ता आदि समस्त प्राध्यापिकाओं, शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग एवं छात्राओं की अत्यंत सक्रिय भूमिका रही। यूजीसी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर एमएस कॉलेज के समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश मोहन ने एसएस न्यूज के साथ जानकारी साझा की। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। उसके बारे में जो एक अवेयरनेस फैलाने का काम है वो हमारे कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो सोसाइटी में अपने आसपास अपने भाई बहनों को इस बारे में अवेयर करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन के लिए इस बार गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया है। और इसके संबंध में ये है कि एक कॉमन टेस्ट होगा और उसकी रैंकिंग के आधार पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन पर, चाहे वो बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो, इस तरह के जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन की एक प्रक्रिया शुरू की गई है इस बार, और ये ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ आयोजित की जाएगी। तो इस बारे में हम समाज में एक अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इसके प्रति जागरूक हो, ताकि क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी जो उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा से जानी जाती है, चाहे वो अगर हम अपने स्टेट में देखें तो चाहे वो BHU हो, चाहे वो AMU हो या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छी एक स्टैंडर्ड एजुकेशन की जो व्यवस्था रही है उसमें वो सहभागी बने। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज में जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन इसके कुछ पक्ष हैं ऐसे जिनको शायद एड्रेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आगे। हालांकि कोई भी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं और धीरे धीरे उनमें सुधार संभव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक पक्ष इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जब कॉमन टेस्ट होगा तो उसके आधार पर पैन इंडिया, जो पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के जो इंटरमीडिएट में स्टूडेंट जितने भी हैं, वो इस बात को लेकर अवेयर भी होंगे और इस बात का उनके पास एक तरह से इस बात को लेकर अवेयरनेस के साथ साथ ये अवसर भी होगा कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और उन अच्छे संस्थानों में जा सकें। क्योंकि हमने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, मिनिमम फीस पर पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इसलिए जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शन से नहीं आते हैं, वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ का एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छी रिसर्च होती है वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, हमेशा से कहा जाता है कि एक अच्छी रिसर्च गाइडलाइंस होती हैं वहाँ जिनको फॉलो किया जाता है।
और ख़ासकर जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से वो लोग अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। जो MNCs हैं, जो स्किल्ड वर्क चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए उनको, उस आधार पर वो उस वैसी डिमांड को वो पूरी करती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो एक गांव का, सुदूर गांव का भी बच्चा इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करके ऐसी जगह एडमिशन ले सकता है जहां वो सोसाइटी की और इस डेवलपमेंट की मुख्य धारा में आ सकता है। तो सरकार का मोटिव यही है कि हम सबको एक साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करें, और एक जो एक्सट्रीम लोअर क्लास का बच्चा हो या एक्सट्रीम इंटीरियर जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा हो, उसको भी हम एजुकेशन की मेन स्ट्रीम्स में लाएं। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जिन पर धीरे धीरे आगे गवर्नमेंट निश्चित रूप से ध्यान देगी। पहली बात तो एक क्षेत्रीय और भाषाई जो एक अंतर होता है वो कहीं ना कहीं इसमें एक बैरियर का काम करेगा। मुझे लग रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का बच्चा जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जिसने पढ़ाई की है, तो या दूसरे एरिया की रीजनल लैंग्वेज के बारे में उतना अवेयर नहीं है, तो वो BHU में या AMU में एडमिशन लेने में उसको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। या हिंदी प्रदेश का बच्चा नॉर्थ ईस्ट में या साउथ इंडिया में, जहाँ एक हिंदी के बारे में लोग कम जानते हैं, वहाँ एडमिशन लेने में उसको दिक्कत हो सकती है, और वो शायद उससे बचना चाहेगा, और वो ये चाहेगा कि उसका एडमिशन AMU या BHU में हो जाए अपने हिंदी प्रदेशों में। तो एक ये भाषाई और क्षेत्रीय थोड़ी सी दुविधाएँ हैं। दूसरी एक है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के बारे में, इस बारे में अवेयरनेस कम है। हम लोग हालांकि उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू और न्यूज़पेपर में ऐसी सूचनाएं दे रही है जिससे लोग समझें। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा, उसका पहला विज़न होता है अपने आसपास के शहर में जाकर पढ़ाई करना है, आसपास के कस्बों में जाकर पढ़ाई करना है। तो वो लोग इससे कैसे जुड़ पाएँ, इसके लिए गवर्नमेंट को और प्रयास करने पड़ेंगे। उसके बारे में अवेयरनेस के साथ साथ वो मोटिवेशनल फैक्टर्स भी लाने होंगे, जिससे चाहे वो स्कॉलरशिप के थ्रू हो, चाहे वो इस तरह के और प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जो उनको अवेयर कर सकें इस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपेंसन कम है, बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम अपने यूपी में बात करें तो 4 या 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काम करती हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी जनसंख्या को समेटने के लिए वहाँ हालांकि गवर्नमेंट का एक प्लान जरूर है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम कराएं, लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस है, और कम से कम इस सत्र में उसकी कोई ऐसी चर्चा अभी तक तो नहीं हो रही है। तो ये एक लिमिटेशन है। एक और बात है कि जो कॉमन सिलेबस है उसके द्वारा जो यूनिफॉर्मिटी आएगी लर्निंग में, वो ये बात ज़रूर है कि उससे हम कुछ टारगेट अचीव कर सकेंगे, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय विविधता है उसको हम कहीं न खो दें, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक डिमांड होती है, हर रीजन में इंडस्ट्रीज जो लगती हैं, हर रीजन की अपनी एक बौद्धिक क्षमता होती है, और उसके हिसाब से वहाँ के लोग काम करते हैं। तो कहीं हम यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में वो जो क्षेत्रीय विविधता है उस पर हम कहीं ऐसा ना हो कि उसमें हम पीछे रह जाएं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल यही सारी बातें हैं जो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में समझ में आती हैं, और मुझे लगता है इस पर निश्चित रूप से लेकिन गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। अगर सामूहिक रूप से देखें तो एक अच्छा प्रयास है, और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। बेहतर तरह से लोगों को अवेयर किया जाए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, ताकि वो इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और मेन स्ट्रीम एजुकेशन के सिस्टम में आ सकें और देश का विकास कर सकें। इसी के द्वारा इस जो हमारी गवर्नमेंट का विज़न है सबका साथ सबका विकास, वो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद। अगवानपुर रेलवे स्टेशन स्थित खजूरवाली मस्जिद के पास एंजल हेल्थ केयर एंड हिजामा फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए एक अच्छी खबर। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एंजल वेलफेयर सोसाइटी का अपना मुकाम है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी एंजल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आए दिन कार्य किए जाते हैं। एंजल वेलफेयर सोसाइटी अब अगवानपुर में भी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देगी। अगवानपुर रेलवे स्टेशन रोड खजूरवाली मस्जिद के पास एंजल हेल्थ केयर एंड हिजामा थेरेपी सेंटर का शुभारंभ मुफ्ती सुलेमान साहब के द्वारा किया गया। अस्पताल के शुभारंभ के मौके पर एंजल हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर इरशाद हुसैन ने बताया कि यहां पर लोगों को 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जाएंगी। लोगों का कम दरों पर इलाज किया जाएगा। यहां पर हिजामा थेरेपी, लीज थेरेपी और फिश थेरेपी द्वारा इलाज किया जाएगा। यहां पर फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और महिला रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। ये एंजल हेल्थ केयर है, एंजल हेल्थ केयर हिजामा सेंटर, ये है अगवानपुर में है।
और ये मुफ्ती सलमान साहब के जरिए इसकी ओपनिंग करी गई है। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर जनरल फिजिशियन है और गायनिक का काम है, पीडिया का काम है, ये काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हॉस्पिटल और भी हैं, आपके अस्पताल में पेशेंट क्यों आए? क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे हैं, यूनानी पैथी में काम करना चाह रहे हैं, हिजामा पैथी में काम करना चाह रहे हैं, लीच थेरेपी हम लेके आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए पेशेंट हमारे पास आएगा। और जो लाइलाज बीमारी है, जैसे आजकल एलोपैथिक दवाई खा खा के इंसान थक चुका है, उसका बुरा हाल हो चुका है, तो हम लोग इनसे एलोपैथिक से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को। हमारा मोटिव ये है कि पेशेंट को दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा। इस मुबारक मौके पर डॉक्टर अनीश, डॉक्टर शरीफ अहमद, डॉक्टर इरफान निसार, हाजी वकील अहमद कुरैशी, रईस कुरैशी, शाहिद हुसैन, इमरान उवैस, डॉक्टर आकिल अमान सहित नगर पंचायत अगवानपुर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। असालतपुरा स्थित दरगाह हजरत सैयद में चल रहे 3 रोजाना सालाना उर्स के आखिरी दिन कुल शरीफ के बाद नातो मनकवत की नूरानी महफिल आयोजित हुई। असालतपुरा स्थित दरगाह हजरत सैयद कुरबान अली शाह में उर्स के आखिरी दिन मजार शरीफ पर चादर पोशी के बाद कुल की महफिल हुई। नमाज इंशा के बाद नातो मनकबत की नूरानी महफिल मुनाकिद की गई, जिसमें बारगाहे रिसालत में नाते पाक नजराना पेश किया गया। इस दौरान उलेमाए दीन ने इस्लाम की तालीमों पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत, प्यार, मोहब्बत और हर इंसान की मदद करने की तालीम देता है। इस मौके पर हजरत सैयद कुरबान अली शाह, सज्जादा नशीन, अमीर हुसैन, अनवार मलिक, अली नईम चिश्ती, अहमद कमाल गुल्लू मियाँ, शाह मंसूर एजाज साबरी, शिबली मियाँ, हाफिज इफ्तिखार हुसैन साबरी, सिप्ते नबी, सैयद सरवर मियाँ, हाफिज शाहगिल, रैयान अली, दानिश रजा, यासिर रजा, उवैस रजा, सरताज हुसैन, शहजाद हुसैन, अलीम समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल को लेकर भारतीय डाक विभाग भी हड़ताल पर बैठा हुआ है। वहीं उनका कहना है कि उनकी मुख्य मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो वे धरने पर बैठे रहेंगे। दो दिवसीय बैंकों की हड़ताल को लेकर भारतीय डाक विभाग भी हड़ताल पर बैठा हुआ है। वहीं आला अधिकारियों का कहना है कि उनके मुख्य मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वे इस धरने को आगे भी बढ़ा सकते हैं। आपको बताते चलें कि डाक विभाग की मुख्य मांगे हैं: एनपीएस करो, सभी के लिए ओपीएस लागू करो, अनौपचारिक क्षेत्र मजदूरों के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा लागू करो, निजीकरण और फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना बंद करो और डाक मित्र योजना वापस लो। यूनियन ने पद रखने की सीमा 2 कार्यालय तक सीमित करने के आदेश को वापस लो। तो वही मांग रखी है कि हॉस्टल के डिलीवरी के लिए नोडल डिलीवरी सेंटर और स्पीड पोस्ट लेटर के सेंट्रल डिलीवरी केंद्रों को बंद करो आदि मांगों को लेकर वे धरने पर बैठे हैं। हड़ताल हो रहे हैं, हमारे पीथरी के भाई, पोस्टमैन भाई, एमटीएस भाई, जीडीएस भाई सभी हड़ताल पे हैं। और जीडीएस भाइयों की मुख्य मांग है, जब इनको कमले चंद्र रिपोर्ट आज तक लागू नहीं किया है कि 2016 की बजाय आज 28/3/2022 हो गई है, 6 साल बीत चुके हैं। इन्होंने कमले चंद्र बैठाई क्यों थी कमेटी? जब उसको नहीं मानना था तो इन्होंने क्यों बैठाई थी? और जब बैठाई थी उसकी हमारी मांगे 5 लाख ग्रेट्युटी दो, 5 लाख का बीमा दो, 12-24-36 लागू करो और मेडिकल सुविधा दो। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम 2 दिन की हड़ताल पे हैं और आगे हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। वहीं धरने पर बैठे नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे इन 2 दिनों के बाद आगे भी धरना बढ़ा सकते हैं। स्टेशन रोड पर खाली कराई जा रही दुकानों के मुद्दे को लेकर एक वार्ता का आयोजन कटघर थाने में किया गया।
स्टेशन रोड स्थित 100 से ऊपर दुकानों पर रेलवे द्वारा नोटिस भेजकर उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है, जिस पर दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार अधिकारियों से संपर्क करते नजर आ रहे हैं, जिस पर थाना कटघर में भी अधिकारियों के साथ एक वार्ता की गई। जनपद मुरादाबाद थाना कटघर में एटीएम फर्स्ट राज बहादुर और आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में एक मीटिंग आयोजित हुई। इसमें रेलवे बोर्ड और दुकानदारों को बुलाया गया और उनसे उनकी विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता की गई। इस मौके पर भारी संख्या में दुकानदार उपस्थित रहे। वहीं मीटिंग की जानकारी देते हुए एसीएम फर्स्ट राज बहादुर द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। ये आपके रेलवे की कुछ आपके लैंड है जिसमें 74 के आसपास में इनको लीज करने में दी गई थी, फिर 1994 में बताने के लिए इसका ऑपरेशन हुआ है। और अब क्योंकि रेलवे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ये आए हैं कि अपनी हमारी संपत्ति के हम खाली कराने के लिए आए हैं। दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों को आपके जो भी लीगल अभिलेख हैं वो अपनी कंप्लीट लाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और दोनों के पक्षों को समन्वय पूर्वक सुनवाई के उपरांत में ही कोई आपकी जो अग्रिम जो कार्रवाई तभी की। वहीं अब देखना होगा कि आगे चलकर इस मामले को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। प्रतिबंधित पशु कटान को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने गोकशी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद जनपद थाना कटघर क्षेत्र में ग्राम गोट के अंदर प्रतिबंधित पशु कटान किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा 7 युवकों को कटघर पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। एक बार फिर पुलिस को सफलता मिली है और गौकशी करने वाले 4 अभियुक्तों को थाना कटघर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर पुलिस ने गौकशी के आरोप में 4 युवकों में उस्मान पुत्र जफर निवासी ठीकरी भोजपुर, नदीम पुत्र महमूद अली जामा मस्जिद, इशरत पुत्र गुलाब शाह गोट भोजपुर, चौथा आमिर पुत्र शहजादे निवासी रहमत नगर गली नंबर 3 थाना कटघर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाकी अभियुक्तों की तलाश थाना कटघर पुलिस द्वारा जारी है। मुरादाबाद नगर निगम की टीम व अधिकारियों के साथ अभद्रता करने वाले सपा नेता और उनके दामाद के खिलाफ 2 अलग-अलग थानों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद में नगर निगम की टीम टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शनिवार को कटघर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में सपा नेता यूसुफ मलिक के दामाद के आवास पर नगर निगम द्वारा टैक्स न जमा करने को लेकर सील लगाई गई थी। इस दौरान सपा नेता यूसुफ मलिक की बेटी सील हुए मकान में बंद हो गई थी और इस पर सपा नेता के दामाद ने काफी हंगामा किया और सपा नेता यूसुफ मलिक ने नगर निगम अधिकारियों के साथ अभद्रता की। इसको देखते हुए अपर नगर आयुक्त ने थाना सिविल लाइन में सपा नेता के खिलाफ तहरीर दी और उस तहरीर पर पुलिस ने यूसुफ मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नगर निगम द्वारा कटघर थाने में भी एक तहरीर दी गई, जिस पर सपा नेता के दामाद के खिलाफ सील हुए मकान के सील तोड़ने और अंदर महिला को प्रवेश कराने के मामले में कटघर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि जानकारी में आया है कि उसी प्रकरण के संबंध में यूसुफ मलिक नाम के व्यक्ति ने नगर निगम के कार्यालय जाकर और अपर नगर आयुक्त के साथ अभद्रता की, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त द्वारा एक तहरीर थाना सिविल लाइन को दी गई, जिसके संबंध में सिविल थाने में यूसुफ मलिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। कल थाना कटघर क्षेत्र में एक नगर निगम की टीम के द्वारा एक किसी आवास को सील किया गया था और जैसा कि बताया गया कि बाद में उस सील को तोड़ के उसके अंदर कोई प्रवेश कर गया, जिसके संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जो भवन स्वामी था उसके विरुद्ध, उसके परिवार वालों के विरुद्ध। ऐसा बताया गया कि उसी प्रकरण के संबंध में ये यूसुफ मलिक नाम के व्यक्ति हैं जो नगर निगम के कार्यालय गए थे और वहाँ इन्होंने अपर नगर आयुक्त उनके संग कुछ अभद्रता की, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त द्वारा एक तहरीर थाना सिविल लाइन पर दी गई है, जिसके संबंध में वहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ ऐसा कुछ सुनने में भी आया कि माफिया किस्म का। अभी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं कि पूर्व में इनके द्वारा क्या क्या घटनाएं कारित की गई हैं, जो भी होगा उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि अभी इन लोगों का आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है, पूर्व में इनके द्वारा क्या क्या घटनाएं की गई हैं, जो भी होगा उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर नगर आयुक्त से हुई अभद्रता को लेकर नगर निगम कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल की।
26 मार्च को बकाया गृहकर और व्यवसायिक कर की वसूली में अपने समधी का मकान सील करने पर बौखलाए सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को जान माल की धमकी और कार्यालय और घर में घुसकर सबक सिखाने की चेतावनी दी थी। इससे नाराज नगर निगम कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। निगम कार्यालय पर धरना देकर कर्मचारी नेताओं मोहम्मद सुबहान और सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक ओमीलाल ने कहा कि जब तक अपर नगर आयुक्त और निगम कर्मचारियों से अभद्रता करने वाले सपा नेता यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी नहीं की जाती, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुबहान ने कहा कि यूसुफ मलिक पहले नगर निगम में निर्माण विभाग में ठेकेदारी करता था। उसके द्वारा कार्य में अनियमितता करने और गारंटी मनी में हेराफेरी करने के चलते ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। देखिए, हमारी प्रथम मांग जो है, जो लाइन कंपनी आई है उसको समाप्त किया जाए, वरना हसर बुरा होगा। इस मुरादाबाद में जो हसर नहीं हुआ है वो नगर निगम प्रशासन वो हसर कराना चाहता है। दूसरी मांग, जो 27 दिसंबर को जो हाउस के अंदर तय हुआ था कि प्रत्येक कर्मचारी को 15,000 रुपये आउटसोर्सिंग को दिए जाएंगे, उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। आज मार्च भी खत्म होने पर आ रही है, अभी तक उनको वेतन नहीं बढ़ाया गया है। ये दो मांगें हमारी बहुत जरूरी है। बाकी जो अपर साहब के साथ बदतमीजी हुई है, हमारे अधिकारी के नगर निगम के अधिकारी के साथ, जिन पर सफाई विभाग का पूर्ण तरीके से जिम्मा है, जब उन पर इस तरीके की हरकतें और बदतमीजी की जाएंगी तो हमारा सफाई कर्मचारी गली और कूचों में, हमारा सफाई नायक गली और कूचों में, हमारा वाहन चालक तमाम रोडों पर, पड़ाव पर और गलियों पर सफाई करता है, उसकी क्या आशा कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसको सुरक्षा मिलेगी या उसका भविष्य क्या होगा। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर सपा नेता की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई कराने, निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की, अन्यथा स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, अभी हड़ताल का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये रणनीति शाम में तय होगी। हम अपने मुखिया परम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहला मुद्दा हमारा, जो आपको विदित है कि यूसुफ मलिक जी ने जो हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय से बदतमीज़ी करी है, जान से मारने की धमकी दी है और उससे कर्मचारी आघात हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमारी प्रमुख मांग यह है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और अगर वो शहर छोड़ के भाग गए हैं तो 82-83 में कुर्की की कार्रवाई हो। ये हमारी प्रमुख मांग है। इस दौरान भारी संख्या में नगर निगम कर्मचारी मौजूद रहे। सिविल लाइन स्थित दयानंद डिग्री कॉलेज में फिट इंडिया कॉमेंट के तत्वाधान में शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग द्वारा सेल्फ डिफेंस की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने प्रतिभाग किया। फिट इंडिया मूवमेंट के तत्वावधान में दयानंद डिग्री कॉलेज महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा सेल्फ डिफेंस की कार्यशाला का आयोजन हुआ। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के स्वयं की रक्षा का अधिकार देता है। इंडियन पैनल कोड की धारा 96 और 106 तक व्यक्ति के सेल्फ डिफेंस के अधिकार का विस्तृत विवेचन दिया गया। आज के समय में खासकर बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता को देखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस क्रम में कार्यशाला में छात्राओं को जागरूक किया गया और फिजिकल फिटनेस पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे छात्राएं निडर और निर्भय होकर आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। ये मूव तो सीख लेंगे। इस मौके पर कार्यशाला के केजीके कॉलेज मुरादाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल चौहान, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग विशेषज्ञ मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल चौहान द्वारा छात्रों को आत्मरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम का संयोजक और आयोजक सचिव अनीता फरसाव द्वारा किया गया। दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा सेल्फ डिफेंस की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। किस उद्देश्य से कार्यक्रम सिखाया गया? इसका उद्देश्य है कि जो हमारी छात्राएं हैं वो शारीरिक तौर पर सक्षम रहें और उनके सामने कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि वो कहीं प्रॉब्लम में फंसती है तो वो अपनी रक्षा खुद कर पाए।
सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जी, सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों से मिशन शक्ति के अंतर्गत इसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भी हम छात्राओं को ये जो हमारा सेल्फ डिफेंस है इसको सिखाया जा रहा है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के गुण तभी आपके काम आएंगे जब आप शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, सशक्त होंगे। तो कुछ मूव ऐसे सिखाए गए हैं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसमें भी सक्षम रहने के लिए, इसके लिए बताइए। इसमें जो आप लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जैसे मनचले होते हैं, लड़कियां हमारी छात्राएं चलती रहती हैं, उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन जो ये मनचले लोग होते हैं उनको किस तरीके से इनको हैंडल करना है, वो कौन ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि आपको उनके मुंह पे मारना है, उनकी आंखों पे मारना है, उनके नी पे मारना है, उनके ग्रोइंग पे मारना है, ऐसी उनको टेक्निक सिखाई गई है, मूव सिखाए गए हैं। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जॉलीगर, डॉक्टर रीना मित्तल, डॉक्टर निशा यादव, डॉक्टर अर्चना राठौर, डॉक्टर मनीष बंसल सहित सभी प्रवक्ता मौजूद रहे। आरएसडी एकेडमी में आरएसडी के रोवर्स और रेंजर्स टीम को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हिंदू कॉलेज में आयोजित रोवर्स रेंजर्स समागम में प्रतिभाग किया था। आरएसडी एकेडमी में आरएसडी के रोवर्स और रेंजर्स टीम को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हिंदू कॉलेज में आयोजित रोवर्स रेंजर्स समागम जो कि 23 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित हुआ था, उसमें प्रतिभाग किया था। समागम में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे मार्च पास्ट, कलर पार्टी, वर्दी निरीक्षण, इको पोस्टर, निबंध, सेंट स्टोरी, रोल प्ले, लघु नाटिका आदि। वहीं रेंजर्स टीम ने इको में प्रथम स्थान, निबंध में तृतीय स्थान, सेंट स्टोरी में तृतीय स्थान, गेम में प्रथम, बीपी 6 में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रोवर रेंजर समागम में आरएसडी का नाम रोशन किया। इसलिए उन्हें आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर जी कुमार ने विजेता रोवर्स रेंजर को ट्रॉफी और अन्य सदस्यों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आज आरएसडी समूह के अंतर्गत रोवर रेंजर समागम के उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष 25वां विश्वविद्यालय रोवर रेंजर समागम जो कि 23 से 25 मार्च को हिंदू कॉलेज के अंदर संपन्न किया गया, उसके अंतर्गत आरएसडी एकेडमी के रोवर्स एंड रेंजर्स ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया तथा उन्होंने अलग अलग श्रेणी में अपने अपने स्थान प्राप्त किए। जैसा कि रेंजर्स टीम की अगर बात करें तो किम्स गेम के अंदर युविका और अर्चिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और जूही ने इको के अंतर्गत द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही एस्से यानी निबंध प्रतियोगिता के अंदर आरती चौधरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और सैंड स्टोरी जो कि एक क्रिया है जो कि रोवर रेंजर्स द्वारा करी जाती है, सैंड स्टोरी में रिया टमटा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और क्विज के अंतर्गत खुशी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर रोवर्स टीम में किम्स गेम के अंदर साहिल और विनीत ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया और इको के अंदर रोहित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया और रोल प्ले के अंदर मेघांशु ने भी अपना स्थान सुनिश्चित किया। इन सबको आज आरएसडी संस्थान के प्रांगण में आरएसडी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, आरएसडी समूह की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती जी कुमार, चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार तथा रोवर रेंजर्स टीम के लीडर्स तथा प्राचार्य उनके साथ मिलकर इन सबको मेडल पहनाकर, प्रमाण पत्र देकर और शील्ड देकर उनका अभिवादन किया गया। यहाँ पर गौरवान्वित होने वाली बात है आरएसडी समूह के लिए कि जिस भी स्थान पर जो भी टीम लेकर हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो विजेता या उप विजेता बन के ही वापस आ रहे हैं। चाहे वो हमारी रोवर रेंजर्स टीम हो, चाहे स्काउट गाइड टीम हो, चाहे वो 9th यूपी गर्ल्स बटालियन के हमारे कैडेट्स हों, तो आरएसडी शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर जो कार्य कर रहा है और जिस प्रकार से वो अपने छात्र छात्राओं को उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विभिन्न आयामों में कर रहा है, तो मैं निश्चित समझता हूं कि हमारे महाविद्यालय के रोवर रेंजर्स, एनसीसी कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सेविकाएं, हमारे शिक्षक साथियों जैसे मोनिका भटनागर मैडम, अंजू सुकीजा मैम, ज्योति पाठक मैम, संजय मल्होत्रा सर, मुकुल सक्सेना सर और मैं डॉक्टर मयंक शर्मा, इनके तत्वाधान एवं नेतृत्व में वो आगे बढ़ चढ़कर इसी प्रकार से आरएसडी समूह का नाम और मुरादाबाद का नाम रोहिलखंड परिक्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नाम ऊपर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा और कार्यक्रम का आयोजन लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के द्वारा हुआ। इस अवसर पर रेंजर प्रभारी अंजू सुखीजा, रोवर प्रभारी डॉक्टर संजय मल्होत्रा, ज्योति पाठक, मोनिका, श्रुति,
मुकुल आदि अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। रेंजर टीम में रिया टमटा, मोहिनी, खुशी, जूही, आरती, अर्चिता, नेहा, सिमरन, मुस्कान, रितिका आदि लोग मौजूद रहे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की ओर से जारी की गई वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत के मुरादाबाद शहर को विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया। वहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है बताते हैं आगे खबर में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को दुनिया के नक्शे पर जगह मिली है, लेकिन ये किसी सही कारणों से नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी की ओर से जारी की गई वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में भारत के मुरादाबाद शहर को विश्व का दूसरा नंबर का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत अधिकारी विकास शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी न्यूज चैनल पर लगातार चल रही है, मुरादाबाद दुनिया में दूसरे नंबर पर ध्वनि प्रदूषण में आया है, ये रिपोर्ट गलत है। वहीं उन्होंने साफ कहा कि हमारा मुरादाबाद शहर न्यूनतम से थोड़ा सा ज्यादा है, न कि दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है और ये रिपोर्ट सरासर गलत है। मुरादाबाद में किसी संस्था द्वारा कोई सेंसर्स नहीं लगाए गए हुए हैं जहां से कि ध्वनि का मापन किया जा सके और इस प्रकार की रिपोर्ट बन सके। हमारे द्वारा हर महीने जो है अलग अलग स्थानों पे कराया जाता है ध्वनि मॉनिटरिंग, जिसके डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, और जबकि डेटा सामान्य से थोड़ा सा ही अधिक है। ये रिपोर्ट कहाँ से आई है मुझे ज्ञात नहीं है और मैं इसको गलत मानता हूँ। वहीं ये तो जांच के बाद ही पता होगा कि क्या ये आंकड़े ठीक हैं या गलत। मुगलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। महिला ने मोहल्ले की एक महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। महिला का आरोप है कि वो अपने घर के बाहर चबूतरा बनवा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली महिला ने चबूतरा बनाने को लेकर विवाद किया और कहा कि चबूतरा बनने के बाद घर में पानी आएगा, जिससे ये चबूतरा नहीं बन सकता। वहीं एसएसपी कार्यालय आई महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने उनकी 2 बेटियों के साथ मारपीट भी की, जिससे वो चोटिल हो गई। महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने अपने भाइयों को बुलवाकर मारपीट की है। इसके बाद महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ महिला का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाली महिला आए दिन किसी न किसी से झगड़ती रहती है, बदतमीजी करती है, जिससे मोहल्ले के और भी लोग महिला से परेशान हैं। जानकारी देते हुए महिला ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मेरे घर के आगे फरदाना नाम की लेडीज है एक, वो मेरे घर के आगे चबूतरा बना रही थी। मैंने उससे मना करा। उन्हें फौरन फोन करके गाली वाली बक के अपने भाइयों को बुला लिया, हसीन को, नफीस को। उनने मेरी बहुत बेइज्जती करी, मेरी लौंडी को घर में घुस कर मारने के लिए। फिर मेरे पर फावड़ा उठा लिया। उसी वक्त उनने चबूतरा बनवाया। चबूतरा बनाने के बाद में फिर उनने क्या नाम है तो मार पिटाई बहुत करी। मेरे 3 बच्चे काम पे गए हुए थे, कोई नहीं था। मेरे समझी ऊपर से आए तो उनको मारने को चिपट गए। और फिर क्या नाम है वो कल से मेरी कोई सुनवाई थाने पे नहीं हो रही। मैं एसपी साहब के पास आई हूँ इसी मारे। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोविंदनगर स्थित एसएस चिल्ड्रन अकेडमी का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी कक्षाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एसएनडी चिल्ड्रंस अकेडमी गोविंदनगर का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया। इसमें विद्यालय में सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माइकेम सीमेंट के सरिया इंचार्ज गुंजन कपूर, विद्यालय प्रबंधक संजय यादव और प्रधानाचार्य वीवी गिरी ने उद्घाटन किया। विद्यालय में अपनी कक्षाओं में अवनी शर्मा, राज भटनागर, अभिषेक कश्यप, तनवीर गोल, रितेश यादव, गरिमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे विद्यालय एसएनडी चिल्ड्रन अकेडमी और एसएनडी प्ले ग्रुप का वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले सभी बच्चों को प्राइज देकर के सम्मानित किया गया। और माइसम सीमेंट कंपनी की तरफ से उनके अधिकारियों ने आकर के सभी बच्चों को खाने का सामान और ट्रॉफी बांटी। इसके प्रति बहुत बहुत आभार। और जिन बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान क्लास में प्राप्त नहीं हुए हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि आने वाले भविष्य में वो भी इस तरह से मेहनत करें ताकि वो भी क्लास में पोजीशन हासिल कर सकें। अब कोरोना का कल ख़त्म हुआ है और अब ऑनलाइन
पढ़ाई बंद हो चुकी है, अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है, आगे क्या प्रिपेयर रहेंगे इसमें? और कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, और जो नुकसान है अभी तो हमें ये महसूस नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले 6-7 साल बाद जब बच्चे बड़ी क्लास में पहुंचेंगे इसका असर दिखाई देगा। लेकिन पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है और बच्चों ने भी ऑनलाइन रह कर के पढ़ाई करी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझा है। तो इसलिए जो है सभी बच्चों से मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपना मेहनत करें और पढ़ाई करते रहें। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों का माइसन सीमेंट की तरफ से उनकी पूरी टीम के द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर अतुल गुप्ता, आशीष कश्यप और स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। नगर पंचायत भोजपुर में एक कच्चे मकान में आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। भोजपुर थाना के मोहल्ला धर्मपुर आंगा में शनिवार को लगभग 3 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में आग लग गई। आग बहुत भयंकर थी। आग की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में मोहल्लेवासी पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए। मोहल्लेवासियों ने पानी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से घर का जरूरी सामान व 2 मोटरसाइकिल जल गईं। मकान के जिस तरफ आग लगी थी वहां लोहे की टीनें डली हुई हैं। लोगों ने किसी तरह टीनों को नीचे उतारा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मकान में एक तरफ कच्चा कमरा, दूसरी तरफ छप्पर व तीसरे हिस्से में टीनें डली हुई हैं। घर के हालात से प्रतीत होता है कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। आग लगने से परिवार में गम का माहौल हो गया है। नगर निगम की टीम से अवैधता करना युवक को बहुत महंगा पड़ा। इस मामले को लेकर युवक की गिरफ्तारी कर ली गई। शहर में नगर निगम की टीम का चाबुक जोरों पर चल रहा है। थाना कटघर के सीतापुर क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने एक मकान पर जलकर और ग्रहकर जमा न करने पर उसे सील कर दिया, जिसके बाद निगम कर्मचारियों को सूचना दी गई कि मकान के अंदर एक युवती बंद हो गई है। जिसके बाद नगर निगम की टीम ने दोबारा पहुंचकर उस युवती को बाहर निकाला और दोबारा सील की प्रक्रिया कर दी। नगर निगम की टीम का आरोप है कि इस दौरान वहां पर मौजूद एक युवक टीम से अभद्रता करने लगा, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने थाना कटघर पहुंचकर उस युवक के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। इसके बाद थाना कटघर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर द्वारा क्या बताया गया, आइए सुनते हैं। दानियल नाम का एक मरीज आया था। अभी मरीज ने पुलिस वाले लेके आए थे, मुलजिम था शायद किसी केस में। उसको हमने मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया। कटघर थाने से पुलिस लेके आई थी। बाकी उसको कोई चोट नहीं, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, ठीक है। आपको बता दें कि शहर में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जहां एक जीजा ही अपने साले की जान का दुश्मन बन बैठा। वह इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। सनसनीखेज वारदात के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जहां एक जीजा ही अपने साले की जान का दुश्मन बन बैठा। दरअसल थाना मझौला क्षेत्र में साले की हत्या में जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक रजनीश ठाकुर पुत्र सुभाष चंद्र ठाकुर निवासी प्रकाश नगर लाइन पार के परिवार वालों ने उसके जीजा पर ही हत्या का आरोप लगाया था। घर में किसी बात को लेकर मृतक का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसकी माता उसे कुंदनपुर अपने दामाद के यहाँ ले गई थी, जहां परिवार वालों का आरोप है कि दामाद ने मृतक के साथ मारपीट की। इसके बाद उसे वापस घर ले आए। प्रकाश नगर लाइन पार में रात 2:30 बजे उसकी हालत बिगड़ी, जिस पर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां उसकी मौत हो गई। वहीं हत्यारोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठंडे पड़ते खून के रिश्तों की कहानी अब बार बार सामने आने लगी है। ऐसा ही एक मामला चक्कर की मिलक पर देखने को मिला। परिवार में हुए मामूली विवाद में आक्रोशित हुई युवक ने भाई पर चाकू से कई वार कर डाले। ठंडे पड़ते खून के रिश्तों की कहानी अब बार बार हमारे सामने आने लगी है। ऐसा ही मामला चक्कर की मिलक पर देखने को मिला। परिवार में हुए मामूली विवाद में आक्रोशित हुए युवक ने भाई पर चाकू से कई वार किए। हमला करके भाई का गला चाकू से काट दिया और सीने पर भी जख्म दिए। थाना सिविल लाइन के क्षेत्र चक्कर की मिलक निवासी जाकिर का बेटा फाकिब, जो कि 35 वर्ष का है, अपनी बीवी नसीम जहां और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है। उसकी बीवी का भाई जाबिर से डैग बजाने को लेकर विवाद हुआ। फाकिब ने घर आकर भाई जाबिर से विवाद की वजह मालूम की तो उसने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर 2 बार वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर गया।
चाकूबाजी से इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल पुलिस को भी सूचना दी गई। इंस्पेक्टर सिविल लाइन घटनास्थल पर पहुंचे और सड़क पर खून से लथपथ पड़े घायल फाकिब को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक फाकिब की गर्दन और सीने पर वार किए गए हैं और खून अधिक बह जाने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल फाकिब ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, वो बेहद ही गरीब है और मजदूरी करके परिवार का पोषण करता है। पुलिस टीम हमलावर जाबिर की तलाश में चक्कर की मिलक पहुंच गई है। पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी है। हाँ, एक पेशेंट आया था, इसके गले पे जो है कटा हुआ था उसका गला, और उसका नाम फाकिब, शायद पिता का नाम उसके फाकिब पुत्र शाकिर। उसको पुलिस लेके आई थी। गले पे 2 जगह उसके कट के निशान थे। किसी धारदार हथियार से उसके गला को जो है काटा गया या उसने खुद काटा, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, लेकिन काफ़ी गंभीर स्थिति में हमने उसको भर्ती करके और उसका इलाज शुरू किया। इस घटना के बाद अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। भगतपुर क्षेत्र के भगतपुर गैस एजेंसी के पास एक 4 पहिया गाड़ी खाई में गिर गई और फिर क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आगे खबर में। एक बड़ा हादसा उस वक्त होते होते टल गया जब भगतपुर में एक शादी का प्रोग्राम था। वहां से कुछ मेहमान खाना खाकर घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वो भगतपुर गैस एजेंसी के पास पहुंचे, उनकी गाड़ी गहरी खाई में चली गई। राहगीरों का कहना है कि गाड़ी के अंदर सवार 4 व्यक्ति थे। वो कुछ नशे में थे, जिस वजह से उन्हें सामने का साफ नहीं दिखा गया और गाड़ी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अगवानपुर में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में 20 से 25 पशुओं की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस नेता द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के अगवानपुर में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में 20 से 25 पशुओं की बीमारी के चलते मौत हो गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा, जिसमें कांग्रेस नेता दानिश सैफी ने प्रशासन से मांग की है कि इसमें लोगों को जिनके पशु मरे हैं उनको मुआवजा दिलाया जाए, जिसको लेकर एक प्रार्थना पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। दरअसल अगवानपुर में 1 महीने के भीतर कई पशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसको लेकर प्रशासन ने टीम बनाकर जांच के लिए भेजी, लेकिन आज कांग्रेस नेता द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मांग की कि जिन लोगों के पशुओं की मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। पशु दिन पर दिन अगवानपुर के मरते चले जा रहे हैं। मैंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था सिटी चैनल के माध्यम से। उसके बाद खानापुरी के जरिए उन्होंने अपने कुछ पशु विभाग के अधिकारी भेजे, उन्होंने बस फॉर्मेलिटी नहीं हुई और चले गए। कितने पशुओं की मौत हुई थी? लगभग हमारे यहाँ 20 से 25 पशु मर चुके हैं। क्या कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या मुख्य कारण मानते हैं? मुख्य कारण ये है प्रशासन का, इनका जो पशु विभाग है, ना ही हमारे यहाँ 2 साल से टीकाकरण हुआ जो पशुओं के टीकाकरण होते हैं, जबकि पशु विभाग का कहना है कि हर 6 महीने में टीकाकरण होना चाहिए पशुओं का, मेन वो। दूसरे, अगर पशुओं का बीमा होता तो इन्हें जो ऐसी समाज से है या और समाज से है, इनके 100 रुपये महीने, वो 100 रुपये साल बीमे के जाते हैं, उसका 90% पशु विभाग उनका मुआवजा देता है। किसी भी कारण पशु मरे वो बीमे नहीं करे। इन्होंने कागजी तौर पर 50 बीमे बताए, लेकिन अभी तक उसकी लिस्ट हमारे पास नहीं आई कि कहाँ किसका बीमा करा है, ना ही कहीं बताया है। अगर कोई मीटिंग होती है पशु विभाग की नगर पंचायत में करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाई, फोटो खिंचवाए, चले जाते। वहीं इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ, और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं, और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges, and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes,
award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.